इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बताया देश से संवाद का सबसे प्रभावी मंच। कहा, इतने लंबे समय तक लगातार संवाद अपने आप में रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए नाम। लखनऊ में यूपी पुलिस का ऐतिहासिक दिन। 2025 बैच के 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल बने फोर्स का हिस्सा। पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। डीजीपी ने इसे बताया ऐतिहासिक क्षण। उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी। पार्टी के अंदरूनी खींचतान पर बोले, संवाद से निकलेगा रास्ता। गाजीपुर में किशोरी की संदिग्ध मौत से तनाव। खटरिया गांव में पथराव के बाद हालात गर्म। विधायक समेत सैकड़ों पर केस दर्ज। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने परिवार से मुलाकात की। बीजेपी सभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का असर। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। हनुमानगढ़ी मार्ग पर लगाए जा रहे शेड। जगह जगह पेयजल और पानी के छिड़काव की व्यवस्था। मेयर ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। देहरादून में उन्होंने कहा कि कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक अनोखा माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद लंबे समय से लगातार जारी है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सीएम धामी ने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रधानमंत्री मोदी का नाम दर्ज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष इतने लंबे समय तक अपने नागरिकों से नियमित संवाद नहीं किया है। किसी भी महीने इस संवाद को ब्रेक नहीं होने दिया, इस संवाद को टूटने नहीं दिया, अनवरत रूप से इस संवाद को रखा। और मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम होगा कि इसी राष्ट्राध्यक्ष ने इतने लंबे समय तक अपने देशवासियों से संवाद किया है। और सच में ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है। काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। उन सबका प्रोत्साहन किया है। और प्रोत्साहन ही नहीं, इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी, जो लोग अनेक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस परेड ग्राउंड में 2025 बैच के पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रसन्नता से कह सकता हूं कि प्रशिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया गया है और आज ये बात गवाह है कि इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण लेने वाले पेशेवर प्रशिक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण कैसे प्रस्तुत किया है। वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे और गौरवमय इतिहास में ये ऐतिहासिक क्षण है जब इतनी बड़ी संख्या में यानी 60,244 आरक्षी पुलिस फोर्स का हिस्सा बने हैं। पिछले 1 साल की कड़ी तपस्या और ट्रेनिंग के बाद आज उनकी पासिंग आउट परेड हुई है। मुख्यमंत्री भी इसके साक्षी बने हैं। विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था।
और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है और मैं इस बात को देख रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे इतिहास में, लंबे और गौरवमयी इतिहास में ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब इतनी बड़ी संख्या में 60,244 हमारे जो आरक्षी हैं, हमारे पुलिस फोर्स का पार्ट बने हैं। उन्होंने आज संविधान के प्रति, नागरिकों के सेवा के प्रति और अनुशासन के प्रति शपथ ली है। पिछले 1 साल की कड़ी तपस्या और ट्रेनिंग के बाद उनकी आज पासिंग आउट परेड हुई है। इस भव्य पासिंग आउट परेड के माननीय मुख्यमंत्री जी साक्षी भी बने और उन्होंने इसका मान प्रणाम भी ग्रहण किया। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और जो नए आरक्षी बने हैं उनका धन्यवाद देता हूं। नए आरक्षियों के स्वर्णिम अच्छे भविष्य की कामना करता हूं और ये विश्वास पूरी तरह से मुझे है कि इससे जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनकी सेवा के स्तर में हम और बेहतरी कर पाएंगे। सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखें तो पुलिस फोर्स में भी और कितनी कमी है, आने वाले समय में कितनी भर्तियां होंगी और जो वर्तमान में स्ट्रेंथ आपको मिली है लॉ एंड ऑर्डर को टैकल करने में कितनी मदद मिलेगी? ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रतिवर्ष हमारे 8 से 10 हजार कांस्टेबल या कर्मी रिटायर होते हैं, तो ये भर्ती की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ट्रेनिंग की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये उनके एज प्रोफाइल के हिसाब से समय इसकी संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, परंतु जो 60,244 कर्मी आज हमको प्राप्त हुए हैं और पुलिस बल का सदस्य बने हैं, उससे डेफिनेटली जो हमारी क्षमता है उसमें बहुत गुणात्मक सुधार होगा और नागरिकों के सर्विसेज में उनके जो रिस्पांस टाइम है उसमें सुधार होगा। थैंक यू। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नैनीताल में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है, जबकि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। नैनीताल में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि राज्य में एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आ रही है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के अंदर चल रहे अंतर्कलह के सवाल पर हरीश रावत ने कहा, पार्टी एक परिवार की तरह है, जहां बातचीत और खुले संवाद से ही मतभेदों को सुलझाया जाएगा। लोगों में कांग्रेस के लिए एक रुझान दिखाई देता है, या मैं कहूं कि भाजपा से एक नाराजगी दिखाई देती है। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल साफ तौर पर उभर करके सामने आ रही है और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। किस तरह देखते हैं कांग्रेस को लाभ मिलना, क्योंकि अंतर्कलह से लगातार पार्टी जूझ रही है, ये लंबा समय ये तो जब हम सत्ता में आए हैं तब भी उससे पहले यही कहते थे, 2002 में भी यही कहते थे कि कांग्रेस में तो कई धड़े हैं, बड़े बड़े नाम लेते थे, लेकिन जनता का मूड था, जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी और कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई। 2012 में भी यही कहते थे कि कांग्रेस में धड़ेबाजी है, झगड़े हैं, गुट हैं, और सत्ता में आई और 5 साल सरकार चलाई। जो नाराजगी जो कई लोगों में है तो उनको कैसे मनाया जाएगा? वो बात करेंगे, परिवार में बात होनी चाहिए, और बल्कि
कुछ ज्यादा खुला संवाद होना चाहिए। 2027 हम कोशिश करेंगे कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के बजाय जो है आपस में बैठ करके संवाद करें। 2027 नजदीक हैं, आपस में गुटबाजी के साथ साथ संचालन में बहुत कमी है। वो संचालन भाजपा में कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हम एक मास मूवमेंट वाली पार्टी है। हम मास बेस्ड इश्यूज पर, जनता के भावना पर और कांग्रेस के लिए लोगों के ऐतिहासिक रुझान पर निर्भर करते हैं। ये अलता कलह जो थे, आज से ज्यादा स्पष्ट था, लेकिन उस समय भाजपा ने एक बड़ा झूठ बोला। उन्होंने सांप्रदायिक डिवीजन को नया रूप दिया अपने झूठ के आधार पर, और उसके कारण वो भी एक बड़ा कारक रहा 2022 में हमारी चुनावी हार का। इस बार हम शुरू से ही कह रहे हैं लोगों से कि ये फिर उसी तरीके का झूठ बोलेंगे। तो भाजपा के लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा को पराजित ही नहीं करना है, बल्कि इनके झूठ छद्म फरेब से भी सावधान है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब अंतिम चरण में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि यह समझौता कल साइन किया जाएगा। सालों की बातचीत के बाद तैयार हुआ ये करार दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले के साथ लंबी वार्ता के बाद इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के स्तर पर भी इस पर सहमति बन चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले और मेरे बीच कई वर्षों से बातचीत के बाद तय हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों के बीच फाइनल हुआ, उसको कल साइन करने जा रहे हैं। उसको मोहर लग जाएगी कल, और कुछ ही महीनों में फिर वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार भी बढ़ाने का एक साधन बनेगा। लगभग 100% जो भारत से सामान न्यूजीलैंड जाते हैं वो बिना कोई कर के, बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी के वहां पे पहुंच पाएगा। नए मौके मिलेंगे हमारे आगरा के चमड़ा व्यापार को, हमारे आगरा के विश्वकर्मा को, आगरा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान बनाने वाले हमारे कारीगर हैं, जो हथकरघा हैं, उन सब के लिए ढेर सारे अपार नए अवसर खोलने वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कल साइन होगा। माननीय मंत्री और उनकी धर्मपत्नी भारत आए, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ताजमहल भी देखें, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज बड़े सवेरे उन्होंने ताजमहल के भी दर्शन किए। बहुत सुंदर उनका रिस्पांस था, उनका जो रिएक्शन था, उनको बहुत अच्छा लगा ताजमहल। और मैं बधाई दूंगा यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सभी सिक्योरिटी कर्मचारियों को, जो पुलिस और CISF के सभी हमारे भाई बहन यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, हमारे टूर गाइड्स जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके से हमें पूरा इतिहास बताया, यहाँ की विशेषताएं बताई। एक प्रकार से पूरा माहौल और जिस अच्छे वातावरण में ताज को संभाला गया है, ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया है, सभी के साझा प्रयासों से ताज शायद और निखर रहा है और लगातार एक विश्व का आकर्षण का केंद्र बने। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कटरिया गांव में किशोरी निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस घटना के बाद गांव में सपा प्रतिनिधिमंडल और ग्रामीणों के बीच हुई पत्थरबाजी ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया, जिसके चलते प्रशासन ने विधायक सहित सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक सहायता प्रदान की। समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मैं बड़े भाई माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी MLC
राज्यसभा सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित हमारी जो वहाँ से निर्देश हुआ है, हम लोग इधर आए हैं। जो पीड़ित परिवार हैं उससे मिले हैं, उनकी बात को सुने हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से 5 लाख रुपए का सहयोग राशि, 1.5 बीघा लगभग जमीन, पट्टे की कापी उनको दे दी गई और मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि उनको रहने की व्यवस्था नहीं, इस नाते उनको मुख्यमंत्री आवास ये शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से उनको व्यवस्था कराई गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी प्रदेश में दंगा कराने के फिराक में है। हमेशा, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे बरेली का मामला हो, हर जगह ये लोग चाह रहे हैं कि दंगा हो, उपद्रव हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना तो कहीं दंगा 9 साल में हुआ, ना तो कहीं कर्फ्यू लगा। और आपने देखा कि 5 साल के अंदर 1000 दंगे हुए थे अखिलेश जी के शासन में और 1200 जन की हानि हुई थी, जो सरकारी आंकड़ा है। मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, आपस में कट मर रहे थे लोग, ये सैफई में नाच देख रहे थे। और आज ये जाति को लेकर के उभार रहे हैं कि जाति का नाम ले रहे हैं। तो मैं तो खुद खुल के कह रहा हूं कि आपकी जाति के लोग कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप किए, पीएम रिपोर्ट आई, तो आप वहां क्यों नहीं गए? आप फतेहपुर क्यों नहीं गए जहां मुसलमानों ने यादव को मारा? आप वहां क्यों नहीं गए? आप जो माहौल प्रदेश का है, जो जिले का माहौल है, अमन चैन है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं, उसको बिगाड़ने का काम करेंगे। आपके लोग उसको आकर के यहाँ उपद्रव करेंगे, राजनीति करेंगे। राजनीति करने के लिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ा है। गरीब है, कमजोर है, उसकी मदद करिए, सहयोग करिए और प्रदेश को और जिले को अमन चैन से रहने दीजिए। योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करने की हिम्मत करता है तो 24 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों के अंदर होता है। इस नाते हम तो कहेंगे कि सत्ता के लिए व्याकुल हो, व्याकुल भारत मत बनो। अभी बहुत दिन के बाद सत्ता मिलेगी, दूसरे जन्म में सोचिएगा। ये तो माननीय मुलायम सिंह जी की देन थी कि आप सीएम बन गए, दोबारा अब सपना नहीं होना है। देखिए, प्रियंका और राहुल जी को मैं क्या कहूं। राहुल जी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग के बदौलत सांसद बने हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं कि चुनाव आयोग गलत है। तो आप तो गलत तरीके से जीत गए। कर्नाटक में आपकी सरकार गलत तरीके से बन गई, रिजाइन दे दो। और जो उनके नेता लोग कहते हैं, जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हत्या हुई, रेप हुआ, मैं तो कहता हूं अखिलेश जी को जो उनके लोग खबर दे रहे हैं, अखिलेश जी उसी को मान रहे हैं। अखिलेश जी का तो वही हाल है। मैं एक लाइन बता दूं कि खाता न बही, जौन अखिलेश कहें वह सही। पीएम रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते, उनके लोग पीएम रिपोर्ट मंगवा के देख लें, उनके सारे साक्ष्य उठा करके देख ले, तब ना उनको पता लगेगा। अब आने के लिए अब उनका विषय है। अब प्रशासन अनुमति देगा तो आएंगे, नहीं अनुमति देगा तो कैसे आएंगे? प्रदेश का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा किसी को। कोई सोचे कि कानून अपने हाथ में लेंगे, तो किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। परिवार ने स्पष्ट कहा, आप लोगों के सामने भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो पुलिस ने कार्रवाई किया है, हम उस कार्रवाई से हम और पूरा गांव संतुष्ट है। ये आपके सामने उन्होंने भी कहा, बल्कि वो धीरे धीरे बोले तो मैंने कहा कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव किसी तरह का नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। उनको चेक भी दे दिया गया 5 लाख का, 1.5 बीघे का उनको जो है पट्टे की जो कापी थी वो भी दे दी गई। मुख्यमंत्री आवास का भी जो पत्र है वो भी दे दिया गया है। भाजपा राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने समाजवादी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। 9 सालों से सपा का स्वभाव आतंकी और गुंडागर्दी करने वाला स्वभाव है। जनपद वासियों को इस घटना का बेहद दुख है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आने वाले राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और 9 सालों से समाजवादी पार्टी का जो स्वभाव है, केवल और केवल आतंक फैलाना, गुंडागर्दी करना, वो महाराज जी की सरकार में उन्हें मिल नहीं रहा है। ऐसे में जब गाजीपुर में ये घटना हुई, जनपद गाजीपुर के कटरिया गांव में, तो जनपद वासियों को बहुत दुख है इस बात का, इस घटना का। लोग दुखी मन से ये कह भी रहे हैं कि ये घटना अत्यंत दुखद है और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। लेकिन जब पीड़ित परिवार कह रहा है
कि मुझे विधिक कार्रवाई पे, जिला प्रशासन पे के कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूं और मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसे में विगत दिनों एक सपा का डेलीगेशन गया और डेलीगेशन पीड़ित परिवार के यहाँ जाकर उसके दुख दर्द को बांटने के बजाय पूरी तरह से माहौल को उग्र करना, माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया, पत्थरबाजी भी हुई। और हम कह सकते हैं कि ये सपा का डेलीगेशन जो गया था ये स्वतः से उग्रता नहीं कर रहा है, बल्कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी वो करवा रहे हैं। वो इसलिए मैं यह बात कह सकती हूँ पूरे दावे के साथ कि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि माननीय अखिलेश यादव का एक बयान चल रहा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से ललकार रहे हैं कि तुम गुरिल्ला युद्ध करने के लिए तैयार रहो। कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रदेश की किसी दुखद घटना पर शोक जताने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं से गुरिल्ला युद्ध करने के लिए तैयारी की बात कर रहा है, जबकि सबको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से भी हत्या का मामला नहीं आ रहा है। इसके अलावा पीड़ित परिवार अपने बयान में कह भी रहा है कि मैं न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट हूं। ऐसे में जो भी एक संवेदनशील व्यक्ति है उसको दुख है इस घटना का। हम खड़े हैं उस परिवार के साथ, पूरा जनपद खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार खड़ी है। उस पीड़ित व्यक्ति को, वो पिता, किसी की भी संतान यदि इस दुनिया से चली जाएगी, किसी के कलेजे का टुकड़ा चला जाएगा, वह पिता जो अपनी बेटी की शादी तय कर चुका था राजस्थान में और घर पे जिसके शहनाइयां बजनी चाहिए थी, लेकिन इस दुखद घटना में उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोने भी नहीं दिया, वो अपने आंसू ठीक से पोंछ भी नहीं पाया और ये कार्यकर्ता वहां जाके उपद्रव कर रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। तो इस कार्य की मैं घोर निंदा करती हूं और इन लाल टोपी वालों के काले चेहरे पूरी तरह से उजागर हो गए हैं और सारा प्रदेश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है कि ये काले कारनामे करने वाले लाल टोपी जो है अक्षम्य कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अयोध्या में हनुमानगढ़ी दर्शन मार्ग पर श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए लोहे के शेड लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मेयर ग्रीष्मपति त्रिपाठी ने कहा कि अन्य जगहों पर पानी की व्यवस्था भी है। हम देख रहे हैं कि जिससे लोगों को असुविधा ना हो, पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं। जगह जगह हम पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। भक्ति पथ पर हम शेड लगा रहे हैं। हुई है उस पर अभी कुछ टेम्पररी छाजन डाल देंगे और भी जगह पे पानी वानी की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई असुविधा ना होने पाए, इसके लिए हमारी टीमें लगातार संपर्क कर रही है। भक्ति पथ का छाजन पीछे से बनता हुआ चला आ रहा है, तो आगे भी कुछ हम लोग अभी टेम्पररी पे डाल देंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और भी जहाँ पे जो व्यवस्था देखते हैं, हमारी वो जो छिड़काव करने वाली गाड़ियां हैं वो लगातार छिड़काव करती रहती हैं। जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और मिला के व्यवस्था की कोई असुविधा ना होने पाए। गर्मी तो है ही एक है। और जो वहाँ पे हम लोग भक्ति पथ पे शेड लगा रहे हैं वह शेड सामान्य शेड नहीं होगा, उसमें शेड लगाने के बाद उसमें हम लोग फिर मिस्टिंग फैन लगाएंगे, मतलब पानी के फुहारे उससे लगातार उसका छिड़काव होगा जो नीचे भक्ति पथ में लोग दर्शनार्थी रहेंगे। लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त है, तब तक हम लोग इसको इस तरह से टीम कर रहे हैं। हम लोग ORS घोल की व्यवस्था है। हमने अपनी जलकल की टीमों को कह रखा है कि हमारी जो पेयजल की व्यवस्था है इसको सुचारू ढंग से देखते रहे, किसी को कोई सुविधा ना हो। सहारनपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 9 करोड़ रुपए की लागत से बना नया तहसील भवन सवालों के घेरे में है। रामपुर मनिहारन में बना यह भवन महज 6 महीनों में ही दरारों से भर गया। जिस इमारत से बेहतर प्रशासन की उम्मीद थी, वही अब लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार की कहानी कह रही है। बड़ी दरारों को छुपाने के लिए स्टील प्लेट लगाने तक की कोशिश सामने आई है। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रामपुर मनिहारन तहसील का नवनिर्मित भवन जो 3 नवंबर 2025 को तैयार हुआ था, अब अपनी बदहाली से चर्चा में है। करोड़ों की लागत के बावजूद दीवारों, छत के बीम और बरामदों में बड़ी बड़ी दरारें साफ नजर आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इन दरारों को ठीक करने के बजाय स्टील प्लेट लगाकर छिपाने की कोशिश की गई। देखिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
सहारनपुर में एक बिल्डिंग ऐसी भी बनी जो 6 ही महीने में जो है सरकार 9 करोड़ की लागत से बनाई गई, लेकिन 6 महीने में वो कहीं ना कहीं दरार उसमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये मामला है रामपुर तहसील का, जिसको अभी 6 महीने पहले बनाया गया था। 9 करोड़ की लागत लगाई गई थी, लेकिन दरारें इसमें इस कदर आ गई है और इसमें अभी कोई इस तरह के कोई रहना भी अभी तक प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि ये अभी तक अस्थायी रूप से मंडी में अभी तहसील चल रही थी, लेकिन तहसील के इस मुख्यालय इस तरह से बनाया गया कि उसमें पहले ही दरारें आ चुकी है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, कौन अधिकारी इसमें फंसते हैं, ये भी सोचने का विषय होगा। देखिए, लास्ट तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन रामपुर मनिहारन तहसील में किया गया था। तदनुसार डीएम सर ने और मैंने वहाँ पे नए भवन का वहाँ पे निरीक्षण भी किया था। तो कई जगह पे सीलन और कई जगह पे हमें दरारें मिली थी। तो उसके क्रम में ये नवनिर्मित भवन के विस्तृत जांच हेतु 3 एक्सियन की समिति बनाकर उनसे एक रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।